चलो तो यहाँ पर ध्यान दो। सो अपने पास पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। सो इसी से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल फटाफट फिनिश कर लेंगे यार 15-20 मिनट के अंदर चैप्टर को। टाइम वेस्ट नहीं करना आपको इन चैप्टर्स के पीछे, 2-2 नंबर के पीछे। ये देख लो, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ लो इसको। यहां से ये ओपन कर लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या अंतर होता है वो देखते हैं। हियर a heavy nuclei where excited get split up into two small nuclei of nearly comparable mass। हमारे पास न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि भैया हमारे पास एक हैवीली न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस हमारे पास होगा। क्या होगा? हमारे पास बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, हैवी न्यूक्लियस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे दो बराबर के न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। न्यूक्लियाई छोटा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, तो दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अब ये जो होगा ये फिर से दो में टूट जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि यहाँ पर दो एस आते हैं, तो दो एस मतलब दो एस को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर तोड़ने वाली प्रोसेस होती है। यहाँ पर सिर्फ एक एस आता है फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टी प्रोसेस हो जाएगी कि हमारे पास हियर टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे, उनको जोड़ के आप क्या बना दोगे? बड़ा न्यूक्लियाई बना दोगे। तो ये हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसके बेसिस पे हम 2 नंबर कैसे ला सकते हैं वो आपको बताते हैं। उससे पहले भैया किसी को एडमिट करना है, हमें कर लेते हैं इन्हें, अमन नाम के व्यक्ति को। सो ये होता है हमारे पास। तो एक बार और सुन लो क्या होता है, फिर से सुन लो एक बार और अच्छे से। हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियाई होता है, बड़ा सा न्यूक्लियाई होता है, उसको हम लोग तोड़ देते हैं दो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, डबल एस फिजन। और फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, उल्टी प्रोसेस। छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। ओके, ये होता है यहाँ पर। तो ये तो हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसमें फ्यूजन में सर इसका अपोजिट होता है। फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियाई होता है, छोटे छोटे में टूट जाता है। पहले तो माइक ऑफ करो आप लोग, किसी की डबल डबल वॉइस आ रही है हमारे पास। ओके, और फ्यूजन में उसका उल्टा हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहीं पे बना ही देते हैं। ये एक बड़ा न्यूक्लियाई हमारे पास है, कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होंगे वो हमारे पास बड़े न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएंगे ये लोग, और ये ऊपर बनेगा। अब इसमें क्या होगा? जो चीज़ें आपको याद करने की है ये तो याद कर लोगे, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब पहले इस पॉइंट को देख लो, थर्ड वाला जो इजी है हमारे लिए। इसको देख लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत इजी है। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्म रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब जब एक चीज जो बड़ा न्यूक्लियस है वो टूटेगा, तो ये क्या करेगा? हार्म हार्म पहुंचाएगा, रेडियो एक्टिव हार्मफुल। आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्टेज होगा। ओके, क्योंकि भैया बड़ा न्यूक्लियस फूटा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हार्म हार्म नहीं होगा, ये हार्मलेस है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हार्मलेस है। आ रही है बात समझ में? हार्म किस में होगा, नुकसान कहाँ पे होगा? तो फिजन में होगा, जहां पर टूटना होता है। ओके, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। आ रही चीज समझ में? ये होता है। चलिए, तो 2 पॉइंट आपको समझा दिए। तीसरा पॉइंट क्या है? दोनों में से जल्दी कौन होता है, दोनों में से कौन सी प्रोसेस जल्दी होती है वो देख लो। तो इट इज क्विक प्रोसेस। जहां पर बड़ा न्यूक्लियस टूटता है ना, टूटना बहुत आसान है। ठीक है, दोस्ती बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन दोस्ती जुड़ना बहुत मुश्किल है, एक अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, यही बात यहाँ पे होती है। सो इट इज क्विक प्रोसेस, और यहाँ पर इसमें टाइम लगता है। ओके, इसके बाद एटम बम जो है, एटम बम किसका एग्जाम्पल है? एटम बम हमारा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन का। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बताओ। सो एटम बम हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन का। और हाइड्रोजन बम जो होता है, जो सन में होता है, सूरज के अंदर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम बोल सकते हैं आप लोग।
कि वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम का जो कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर होता रहता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है सूरज के अंदर। सो हाइड्रोजन बॉम्ब एग्जाम्पल किसका, हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो 3 पॉइंट याद कर लो, इतना काफी है। 3-4 पॉइंट करवा दिए, आप लोग इस बेसिस पे कर सकते हो। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये भी नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और दिख जाए तो उसको कर लेते हैं। पहले हम लोग ये निपटाने वाले हैं। समझ में आ गया? न्यूक्लियर फ्यूजन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मान के चलो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो यहाँ पर देखते हैं। ये करवा दिया आपको। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन ये करवा देते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है 6 नंबर का। ये जो चैप्टर बहुत छोटा है, न्यूक्लियर, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए आ सकता है ये चैप्टर। और चैप्टर की क्या बोलते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, यही आएंगे क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं आएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, न्यूट्रॉन वाला, इसको कर देना। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन लिखना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन आप लोग सभी समझते होंगे क्या होते हैं न्यूट्रॉन। सो एक हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, एक हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का एक एटम होता है, एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो भैया चक्कर लगाते रहते हैं इसके। ओके, सो अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है, इसको देख के आपको बताना है कि न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, मास कितना होता है, तो क्या बोलोगे, A1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU का इसमें मास होता है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। इसका जो साइज है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन का साइज बराबर होता है, चार्ज बराबर नहीं होता, साइज बराबर होता है, साइज। बताओ, इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, 4 पॉइंट बता दिए, इसमें जो भी 2 अच्छे लगे वो याद कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा, 10th क्लास 9th क्लास से आप लोग इसको पढ़ रहे हो। हाँ बोलो। अरे बोलो, क्या बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा सर ये था। 4th पॉइंट में क्या लिखा था, प्रोटॉन साइज क्या था? प्रोटॉन का साइज बराबर होता है न्यूट्रॉन के साइज से, दोनों का साइज बराबर होता है, अच्छा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का। ये डायग्राम समझना जरूरी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कहाँ पे होते हैं, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है हमारे पास, ये न्यूक्लियस, ये अलग होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर दोनों अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते रहता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी कंप्लीट। चलो अब यहाँ से ये करवा देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोन, ये करके आता है क्वेश्चन। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये समझ लो। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कुछ चीज सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, ठीक है, आइसोटॉप। तो टॉप में आपको पी पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, पी। और पी से क्या आता है, प्रोटॉन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सेम होंगे, तो प्रोटॉन सेम होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन सेम होंगे। तो ऐसे एटम जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, टॉप्स बोलते हैं। ओके, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसो मीन्स सेम, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर। आप लोग एटॉमिक नंबर से भी याद कर सकते हो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें अगर किसी भी एटम का प्रोटॉन निकालें, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, जैसे मान लो किसी में 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 12 ही होगा। आई बात समझ में, जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हो कि जिसके पास ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसो बार में क्या आता है, बार, बार इसमें क्या आता है, बार, बार मतलब वही वेट, और बोलते हैं ना कितने बार, कितने बार, कितना भार है इसमें, तो बार को आप भार से याद कर सकते हो, भार मतलब वजन, तो वजन मतलब एटॉमिक मास, मास। तो जिसका एटॉमिक मास सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइसो बार, आइसो बार। आइसो मीन्स सेम, बार या फिर बारोस मतलब होता है वेट। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे याद कर लेना
कि यहाँ पर इनका 1 1 1 यहाँ पे होगा 1 1 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, लेकिन ये ऊपर 3 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ये होता है आइसोबार। आइसोटोन, टोन में आपको फोकस करना है एन के ऊपर। एन से क्या आएगा? न्यूट्रॉन। तो ऐसे जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर आइसो का मतलब सेम, एन का मतलब न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जहाँ पे सेम होते हैं, मतलब इसका और इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 3 गए तो 4 आए। इसमें देखो 8 में से 4 गए तो कितने आए? 8 में से 4 गए तो 4 आए। तो न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो आप लोग इसको याद करेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। सो ये हो गया हमारा कवर। चलिए, तो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे आपके। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास ये वाला बनता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वैसे इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के ज़्यादा होते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ लेना। अब यहाँ टाइम नहीं देने वाले, क्योंकि 2 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और ज़्यादा टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देंगे तो फिर हमारे पास पहले ही समय कम है। सो आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो करवा दिए आपको। ओके। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, लेकिन इसका वेटेज सिर्फ 2 नंबर का ही है। और ये फॉर्मूले आप लोग सभी याद कर लेना, काम के फॉर्मूले। वाटरलेस करंट का ये बनता है, ट्रांसफार्मर का सर प्रिंसिपल ये होता है। आइसोबार के एग्जांपल क्या होंगे? यहाँ पे बताया था ना आपको आइसोबार, जिसके मतलब कि मास क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो मास में सेम कैसे करोगे? जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आप लोग H13 कर देना, एक में 13 कर देना, 23 कर देना, इस तरीके से कर देना। और क्या, कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा? यहाँ पर शायद। सर ये सर ये चैप्टर का वन शॉट डला है अपने चैनल पर। हाँ, डला हुआ है ना, वहाँ से भी चाहो तो देख सकते हो। इस चैप्टर का डला हुआ है वन शॉट। देखो, आइसोबार में हमारे पास यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, बस यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 कर देना। ये सेम होते हैं, यहाँ पर ये सेम होते हैं, यहाँ पर नीचे वाले सेम होते हैं, ये सेम, ये सेम। और यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन निकालते आते हैं ना, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। ये नोट्स आपको दे रखे हैं हमने, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है इनको। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला वाली शीट है 5 पेज की हमारी, इनको आप लोग थोड़ा पढ़ लेना यार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसको देख लेना आप लोग। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स की एक वीडियो सीरीज हमारी बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो उनको, क्योंकि वो तो अच्छी सीरीज, 1 नंबर सीरीज है। और वो अगर कर लेते हो आप लोग, तो मान के चलो आपके 28 में से फिर भी 15 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे रहेंगे जो आप लोग कर दोगे। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे 28 में से जो आप लोग कर ही दोगे, भले कितना ही घुमा के दे दे वो लोग। आई बात समझ में? हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप 28 में से 28 कर दें। तो वो ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज बनी हुई है, वो देख लेना। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आपने ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ ओपन करके देखी है, थोड़ा सा पढ़ के देखा है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे जिन्होंने ये जो वीडियो सीरीज थी हमारी, जो आपको हमने लिंक भी दी थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बाकी यूट्यूब पर भी डला हुआ है पूरा वीडियो, वो देख रखा होगा। बाकी नहीं देखा है तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, रिवीजन कर रहे हैं, और लिंक सर मेरा आपको एक आज भी क्वेश्चन दे था। देंगे। हाँ बोलो। सर जैसे इस बार ट्रू फॉल्स आए थे और हर बार था जैसे मैचिंग आती थी, सर हम्म। इस बार भी चांस रहेगा कि ट्रू फॉल्स आए, कि मैचिंग आएगी सर? ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, मैचिंग भी आ सकती है, इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इस बार इन्होंने ट्रू फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट के वाइज हम लोग देखें तो आना तो मैचिंग आनी चाहिए। मैचिंग। हाँ, वही लेकिन ट्रू सर, फॉल्स भी हर दे बार दिया इन्होंने। मैचिंग ही आती है सर, ट्रू फॉल्स तो बहुत कम आया है। हम्म। तो आपको तैयारी सर ऐसी इस बार करनी क्या है कि कुछ चांस भी आ रहेगा जाए सर? वो आप कर दो। इस तरीके से आपको तैयारी करके चलनी है। चलो, ये तो उनके ऊपर है कि ऐसा कुछ देंगे, लेकिन अपने को तो अपनी तैयारी करनी है। ओके, अपने को आंसर आना चाहिए। सबसे बढ़िया फंडा होता है किसी चीज़ को तैयार करने का, कि आप लोग उसको आप लोग वन वन वर्ड की तरह देखो, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस की तरह देखो। अगर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आपने कर ली है, तो फिर जो बाकी फॉर्म होते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ होती है हमारे लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और हमने सारे क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि एमसीक्यू के फॉर्म में बन जाए हमारे लिए।
ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा से ट्रू फॉल्स वगैरह के फॉर्म में दे दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कैसे दे रखे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखे हैं। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, कौन सा ट्रू फॉल्स में आ जाए, कौन सा एमसी किस में आ जाए, कौन सा किस में आ जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका यही था कि सबको एमसीक्यू के फॉर्म में जमा दो, देखा जाएगा फिर। सो अपन सबसे पहले ऐसा नहीं चलेंगे, अपन लोग देखेंगे कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है ना। ऐसे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वेटेज वाइज चलते हैं हम लोग। तो पहले चैप्टर से मतलब पहली जो यूनिट है उससे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो एक काम करेंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वैसे हमने यहाँ से दिए भी नहीं है, अगर आप लोग देखोगे तो यही कोई 5-7 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे होंगे सिर्फ। तो वही है हमारे पास, तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग यूनिट 2 से पढ़ेंगे। यूनिट 2 में देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। आपको भी ऐसी तैयारी करनी है। एक ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या मतलब 10 क्वेश्चन करने से, तो यहाँ से हमारे पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो अपन लोग सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको हमने कल पढ़ाया था भी सही, कि जो रो होता है, यहाँ पे देखो रो एल बाई आर ए बाई एल, यहाँ पर जो रो होता है, रो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल आप लोग यूज करते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे हम लोग। अगला हमारे पास एग्जांपल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस। ओम, आपको बताया था, ओम्स लॉ पढ़ाया था हमने। ओम्स लॉ में एक बात बताई थी कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका जो वायर है वो सही कंडीशन में होना चाहिए। तो बताओ, एग्जांपल बता दो, कौन सा वायर हो सकता है? अरे कॉपर का वायर ले लो आप लोग, कॉपर वायर सबसे सिंपल है, अपने घरों में जो होता है कॉपर वायर वगैरह, ये एग्जांपल आप लोग लिख देना, ये ओम्स लॉ का एग्जांपल हो जाएगा अपना। ओके, तो कॉपर एग्जांपल हमारा हो जाएगा। फिर किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? तो पहला जो होता है चार्ज वाला होता है, तो चार्ज के ऊपर बेस्ड है। दूसरा पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि चेंज कभी नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ जो होता है कौन से बेस्ड है? पहला वाला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, सेकंड वाला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अच्छा, एक और चीज आपके लिए हमने ग्रुप बनाया था। अगर किसी ने हमारी मेन एग्जाम वाली सीरीज ज्वाइन करी, क्रेज कोर्स ज्वाइन किया हो, वहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया था, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार करे थे। ठीक है, क्यूज वाला ग्रुप बनाया था। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहें कोई, तो उसकी लिंक अभी हम दे देंगे क्लास एंड होने के बाद। तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप्स के हमने बना रखे हैं, तो उसको दे देना आप, टेस्ट के फॉर्म में देना आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि कितने पानी में हम लोग। ओके, तो यस उस सर, दे ग्रुप की दूंगा। लिंक आपको दे देंगे हम अभी क्लास एंड होने के बाद। तो उसमें लगभग मान के चलो 80 से लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हैं वहाँ पर, और सारे के सारे यही है जो आपको पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, इसी को हमने कुछ अलग फॉर्म में बना के दे दी है। और आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो एक तरीके से, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना वही चीज़ वहाँ पर भी है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है वो, तो ज्वाइन कर लेना उसको, अभी हम दे देंगे लिंक क्लास एंड होने के बाद। ओके, तो आगे बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो अगर किसी ने पढ़ा हो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हमारे पास जे होता है, और जे को हम लोग लिखते हैं आई बाई ए। आई बाई ए, तो आई हमारे पास होता है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया जो होता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारे पास करंट डेंसिटी बनता है, इसको याद कर लो आप लोग। पावर जो होती है, व्हाट इज पावर? एक आपको कल क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट वाला, पावर एवरेज वाला। ठीक है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, याद है आपको ये वाला? तो इसमें इसके हिसाब से आपको पावर का फॉर्मूला बताना कि बताओ पावर क्या होती है, तो बोलोगे वी इंटू आई। ठीक है, तो वी मतलब पोटेंशियल, आई मतलब करंट। बस, यहाँ पे आप चाहो तो इसको फिर से आर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस आई की जगह पर वैल्यू रख दो, वी इजिकल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ पर वी अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन इतना भी याद करके चलोगे तो काम हो जाएगा, पी इजिकल्स टू वी आई। इसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, तो इसका भी रिलेशन आप लोग याद कर लेना, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ई के। ई हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होते हैं। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट किसकी वजह से बहता है, करंट किसकी वजह से आता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारे पास करंट बनता है। आई बात समझ में, इसको याद कर लो। करंट कैसे बनता है, तो क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण ही हमारे पास करंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या डायरेक्शन होती है करंट की, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की उल्टी होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यहाँ से बनाते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहा है तो हमारा करंट किस तरफ रहेगा, करंट की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। आई बात समझ में, करंट की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। चलिए, तो 17 क्वेश्चन हमने कर लिए, मतलब 17 तक कर लिए हमने। इसके बाद और देख लेते हैं, नहीं, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब जिसको आए वो बताते चलना, ताकि आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किरचॉफ का करंट लॉ भी हमारे पास होता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी होता है। तो आपको बताना है किरचॉफ का पहला नियम का किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, बताइए, जिसको आता है वो बताइए। कन्वर्जेशन law ऑफ of एनर्जी। conservation. कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, वेरी गुड, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एनर्जी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी। बिल्कुल सही है आपका आंसर। आगे आगे बात करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वीडी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है सर। हाँ, वेयर ई इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, किसके अपोजिट होती है, अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन से। Opposite to the किसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन से। electrons flowing. हाँ, तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन करंट के इज अपोजिट टू अपोजिट, इलेक्ट्रॉन। अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। इसके बाद आप लोग बताइए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल Material. के ऊपर, वेरी गुड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है रो का, RA by L. आर ए बाई एल, वेरी गुड। एल। इसको आप लोग आर के फॉर्म में याद करो तो रो एल बाई ए होता है, Rho L by तो ये yes. इजी होता है याद करने के लिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के इस तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो लगभग सभी को याद हो गए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, तो सारे प्रैक्टिस कर लिए हमने। इसके बाद यहाँ से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं ना, 4 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे हमारे। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। Yes sir. अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, इसको हम लोग वापस से कर देते हैं। बताइए, अभी शो हो रही है आप लोगों की स्क्रीन, मेरा ध्यान नहीं गया, क्लास चालू। अभी शो हो रही है स्क्रीन, बताइए। मनमोसी बनाई बना देते नहीं था। नहीं सर, नहीं आ रही तुम स्क्रीन कहते अभी ही नहीं आपकी। अब क्या अरे माइक बंद कर रहे हैं। क्या हो गया भैया, क्या हो गया हाँ इधर, भाई बना दे। चलिए, तो अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या किसी को भी, नो सर। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है सर। चलिए यहाँ से करते हैं कुछ।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। सिंपल सी यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है तो हम लोग हर चीज़ को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आप लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं। 4 ऑब्जेक्टिव सोचो, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे। 4 नंबर आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो अगर थोड़ा सा पढ़ लो इस चैप्टर को थोड़ा सा इस तरीके से। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड। एक चलता हुआ चार्ज क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकता है? ध्यान रखना, एक अगर चार्ज मोशन में है, अगर एक चार्ज मोशन में चल रहा है तो वो 2 प्रकार की फील्ड जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, एक चलता हुआ चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक रुका हुआ चार्ज क्या करता है बताओ जरा? एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज चल रहा है, तो रुका हुआ चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करेगा? मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक की दोनों? इलेक्ट्रिक। सर मैग्नेटिक फील्ड करेगा रुका हुआ। गलत जवाब आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रो, पहले अपना जो चैप्टर है ना, यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टेट। स्टेट मतलब होता है स्टैटिक। जब चार्ज आपका स्टैटिक नेचर में हो तो क्या होता है, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड कब आती है? जब चार्ज मोशन में आ जाए, लोरेंज फोर्स वगैरह। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हम लोग बोलते हैं मूविंग चार्ज तो दोनों कर सकता है, लेकिन रुका हुआ चार्ज सिर्फ एक करता है, वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना, मैं ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो याद करने का तरीका ये है, एन फिर अपॉन बनाओ, यहाँ लिखो ए एम, नाम। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो नाम बन जाएगा, नाम। और नाम में आप क्या करोगे, यहाँ पर स्लेश लगा देना। एन से न्यूटन, ए से एम्पियर, एम से मीटर, यहाँ पर एम स्मॉल आएगा, बस इस तरीके से नाम। ठीक है, इसे याद कर लेना, नाम। नाम मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पी डॉट डी एल, यहाँ पे जाएगा म्यू नॉट आई, पी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। ये हमारे पास होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अगर ऑब्जेक्टिव उसमें आए, अगर एमसीक्यू वगैरह में आए तो टिक लगा देना इसके ऊपर। बदल गया म्यू नॉट आई, बदल गया म्यू नॉट आई। ठीक है, इस तरीके से जो भी ट्रिक बनाओ वैसा बना लेना। म्यू नॉट बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला, मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव में आपको कल देखने को मिल सकता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिपीट हुआ है ये। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड समझते हो क्या होता है? सोलेनॉइड एक इस तरीके का, क्या लो, रोड ले लो। एक रोड आपको लेनी है, क्या लेनी है आपको? एक रोड लेनी है, ठीक है, जिससे हम लोग पिटाई करते हैं लोगों की। इस तरीके की एक रोड लेके आनी है आपको, ठीक है। अब इस रोड पे क्या करना है आपको, इस तरीके से वायर लपेट देना है। आ रहा है समझ में? ऐसा वायर इसके ऊपर लपेट देना है। तो अब ये जो है, अब ये जो रोड के साथ साथ आपने इसमें वायर लपेट दिया, इसको बोलेंगे सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? तो क्या बोलोगे? बार मैग्नेट की तरह काम करता है, बार मैग्नेट। तो सोचो, ये क्या बन गया एक तरीके से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो सोलेनॉइड हमेशा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, अभी आपसे पूछेंगे ये बताओ सोलेनॉइड किसकी तरह काम करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बार मैग्नेट। फिर लोरेंज फोर्स के ऊपर बात करते हैं। लोरेंज फोर्स, ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या होती है? तो एक मूविंग चार्ज के ऊपर, एक मूविंग चार्ज के ऊपर क्या होता है, मूविंग चार्ज जो होता है हमारे पास, उसके ऊपर 2 प्रकार की फोर्स लगती है। एक मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ठीक है, तो द फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। तो जो चार्ज मोशन में है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो चार्ज के ऊपर लगता है। कब लगता है? जब वो मोशन में हो चार्ज, बस खत्म, इसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स। तो फोर्स एफ एल, लोरेंज फोर्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एल। तो चार्ज होगा क्यू जो v वेलोसिटी से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और साइन थीटा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतना लिख के आओगे तब भी काम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है मतलब समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर होगी। तो F इजिकल्स टू क्यू वी बी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, एफ इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा चाहो तो लिख सकते हो, या फिर क्रॉस लिख सकते हो। क्रॉस जब भी हटता है तो साइन थीटा आता है, ये हो जाएगा F इजिकल्स टू क्यू वी बी। ये हो गया लोरेंज फोर्स।
इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल इन द सेंटर। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक आपके पास कॉइल है, कॉइल के सेंटर पर, और कॉइल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है, सेंटर में निकालना है। तो सेंटर में क्या आती है, हमेशा सेंटर में आती है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई आर, देखो सेंटर का नाम आता है, ये ध्यान में जाना चाहिए, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब सर्कल बन गया हमारे पास, और बीच में निकाल रहे हैं मतलब म्यू नॉट आई यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरीके से आपको याद कर लेना। उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ होता है हमारे पास, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, किसी ने पढ़ा हो अगर तो, डीबी मतलब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे आता है आईडीएल, यहाँ पे आता है साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान रखना आर स्क्वायर आएगा अपॉन में, वो जो हमने देखा था ना अपना कुलाम्स लो की तरह ये भी है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर आएगा नीचे अपॉन में। ओके, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये होता है यहाँ पर। चलो आगे देखो फिर। इसके बाद यहाँ पर तो चलो छोड़ दो, 26 वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी समझा देते हैं, काम करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। बी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से क्या बनती है, तो क्या बोलोगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये बनती है। तो देखो आप लोग सभी ध्यान देना, आप लोग तैयारी कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव की, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि इस चैप्टर से 4 नंबर का आ रहा है तो इसको करना ही है हमको, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते इसको, तो इसको रट लेना। आई बात समझ में। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों क्वेश्चन से मिला के बन सकते हैं क्वेश्चन। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। आपके पास मान लो गैल्वेनोमीटर है, आप इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हो, अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो बताओ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, एक एक इसी के पैरेलल एक हैवी रेजिस्टेंस वाला, मतलब एक लो रेजिस्टेंस वाला वायर इसमें कनेक्ट कर दो। तो अगर लो रेजिस्टेंस इसमें अंदर होगा तो करंट पूरा यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करंट हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा करंट यहाँ पे मेजर होगा, बाकी सारा यहाँ से पास हो जाएगा। तो लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, लो की जगह पे अगर हाई कर दिया आपने, पैरेलल की जगह पे आपने सीरीज कर दिया, तो इस समय ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा वोल्टमीटर में, ठीक है। अब लो कितना कर सकते हो, लो मतलब जीरो कर दो। अगर जीरो कर दिया, वैसे जीरो होगा नहीं, अगर जीरो कर देते हैं तो इसको बोलते हैं सबसे बेस्ट एमीटर, उसको बोलते हैं आइडियल एमीटर। अगर आपने हाई कितना कर सकते हो, तो हाई की जगह पर अगर आपने इन्फिनिटी कर दिया तो ये हो जाएगा आइडियल वोल्टमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के आते हैं ये, ओके, बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये बताओ आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको ये आना चाहिए। इनको एडमिट कर लेते हैं पहले क्लास में। ओके, सो ये बात है, आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है। तो अगर आपने वो वाला पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा हो, Q×2L होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसी में क्या करना, Q की जगह पर M रख देना, तो M×2L हो जाएगा, छोटा सा M×2L। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेबर होती है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, वही चैप्टर है ना ये, अच्छा वही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है हमारे पास वेबर, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है हमारे पास वेबर। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे, पहले इसको देख लो। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बने हुए होते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ओपन और क्लोज, तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज होती है। जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट है, तो लाइंस यहाँ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी,
ठीक है। अब अंदर भी क्या होगा, अंदर साउथ से नॉर्थ में जाएगी, ठीक है, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। तो इनसाइड क्या होगा, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, लेकिन बाहर की तरफ बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव फटाफट फटाफट करके खत्म करवा दिए। अब एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको देख लेंगे। चलिए तो रिवाइज करते हैं फटाफट, आप लोग बताइएगा जिसको जो आए। सबसे पहले बताओ लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला बता दो। मूविंग आउट। किसी को आता हो तो बताओ। नहीं आता, देखो एफ एल इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये होता है एफ एल इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये होता है हमारे पास लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला। चलो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज लोरेंज फोर्स, ये बता दो। लोरेंज फोर्स एक फोर्स होता है, किसके ऊपर लगता है वो बता दो। चार्ज के ऊपर सर। चार्ज के ऊपर। और चार्ज कैसा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज। मोशन में होना चाहिए चार्ज, ठीक है, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, मोशन में। तो जब चार्ज मोशन में होगा मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जब चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों होगी, तो उस समय चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे लोरेंज फोर्स। चलो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट। वेबर। वेबर। वेबर, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद बताओ कि गैल्वेनोमीटर जो है, इसको अगर हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जॉइन द हाई हाई रेजिस्टेंस कर देंगे और पैरेलल को सीरीज में बदल देंगे। सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में। हाई रेजिस्टेंस रखना है आपको, हाई रेजिस्टेंस रखना है, और सीरीज में। मान लो गैल्वेनोमीटर है ये, हाई रेजिस्टेंस मतलब ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया और सीरीज में लगा दिया, सीरीज में, ठीक है, करंट यहाँ से आ रहा है और ये सीरीज में लगा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में हो जाएगा। अब चलो गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। लो रेजिस्टेंस और पैरेलल। रेजिस्टेंस। हाँ तो गैल्वेनोमीटर ये रहा, इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब ये रहा गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से आप लोग नीचे ले जाइए, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, और ये हाई रेजिस्टेंस था, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस को हम लोग एक और नाम देते हैं शंट। व्हाट इज शंट, शंट भी वही होता है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। अब बताओ कि आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। वोल्ट मीटर का सर हाँ, 0। 0 होगा सर। चलो 0, और कोई बोलना चाहेगा। सर वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होगा शायद तक। देखो यहाँ से देखो, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो तो हमें हाई रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। अब हाई कितना कर सकते हैं, हाई तो हम लोग इन्फिनिटी कर सकते हैं, तो आइडियल वोल्टमीटर का इन्फिनिटी होगा, और आइडियल एमीटर का कितना होगा, 0। 0। लो कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो। ये 2 पॉइंट, ये और ये पॉइंट, ये याद रखना, इसमें से एक ना एक बिल्कुल 100% आएगा। 4 में से 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, बताइए। यूनिट क्या होती है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, तो N बाई AM ये बनेगी, ठीक है, N बाई AM
ये किसकी यूनिट बनेगी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। टेस्ला किसकी यूनिट होगी फिर? टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है, टेस्ला भी इसकी ही यूनिट होती है, लेकिन टेस्ला एग्जाम में आती नहीं है, वो इस तरीके से बनाते हैं। देखो यूनिट एक से ज़्यादा हो सकती है, ओके, तो टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है, लेकिन एग्जाम में तो ये आता है ना, N/AM, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। टेस्ला नहीं देंगे डायरेक्ट, टेस्ला तो सब बता देंगे फिर। सर N/AM, ठीक है। टेस्ला स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी, और ये फॉर्मूला वाइज ये यूनिट बनती है। ओके सर। चलिए, ये हो गया फिनिश। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर से। ओके, यहाँ से पूछ लेते हैं। चलिए, आप लोग अब बताइए, एक मूविंग चार्ज कौन कौन सी फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कौन सी करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक करता है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर। एक मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, बताओ कौन सी करता है? सर दोनों करता है। हाँ, ध्यान रखना, दोनों करता है, बोथ। वही तो बोला ना। ये भी करता है और ये भी करता है। मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, स्टैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं। चलो, इसके बाद आप लोग ये बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? M into 2L। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का फॉर्मूला क्या बनेगा? M into 2L। M is equal to L. 12। M इंटू 2L, ये बनेगा M इंटू 2L, ठीक है, M इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये बनेगा। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे हुए, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बाकी जितना करवाना था उतना करवा दिए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास, टाइम कम है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करना, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ से जहाँ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उन चैप्टर को पहले कर लेना। ओके, चलो, एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था पैरा, डाया और फेरो, इसको समझा देते हैं फटाफट। देखिए, पैरा का मतलब होता है फीबली अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरो का मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे लोहा वगैरह हो गया, है ना, स्टील वगैरह हो गया, ये चीज़ें होती हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, वो मैग्नेटिक है, मतलब आराम से आप लोग इसमें चुंबक चिपका सकते हो, ऐसा समझ लो। तो अगर ये पैरा है तो ये इसको धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पैरा जो होता है, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे करके। लेकिन जो फेरो होता है, ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये फटाक से अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है। आई बात समझ में? ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो पैरा थोड़ा सा वीक होता है, फीबली मतलब वीक होता है, फीबली होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अब डायमैग्नेटिक क्या करता है? इसको रिपल करता है। तो डाया मतलब रिपल, पैरा और फेरो मतलब अट्रैक्ट। फेरो मतलब Attract. स्ट्रांगली अट्रैक्ट, पैरा मतलब फीबली अट्रैक्ट। एग्जाम्पल Feebly इसका attract. होता है एल्यूमिनियम, इसका एग्जाम्पल आप लोग एंटीमनी याद कर सकते हो, लेकिन अगर ये याद ना भी करो, लेकिन फेरो का जरूर याद कर लेना। आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील याद करना और आयरन याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, अगर मैग्नेट लेके आते हो आप लोग तो फटाक से उसको अट्रैक्ट कर लेगा, स्टील भी फटाक से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये रियलिटी होती है। सर डायमैग्नेटिक का तो कॉपर भी होता है। हाँ, कॉपर भी हो सकता है, कॉपर इसको रिपल करेगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या करते हैं? रिपल करते हैं। एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या करते हैं? इसको रिपल करते हैं। इसके अलावा ये वाला भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती है वो बाहर की तरफ कहाँ से कहाँ तक होती है? नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन अंदर कहाँ से कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ जाती है। अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। अच्छा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सर इसकी रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डली है ना? हाँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग डली हुई है, वहाँ पे और अच्छे से समझा रखा है हमने, अगर आपके पास समय हो तो वहाँ पे और देख लेना। अब यहाँ से हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कौन सा चैप्टर है? अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो बहुत सारे लोगों से बनेगा चैप्टर, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ कर रखा है इस चैप्टर में, तो इसको भी कर लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ रहे हैं। 4 ऑब्जेक्टिव। तो पहला हमारे पास होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिटरमाइंड बाय। ऐसा कौन सा नियम है जिसकी हेल्प से आप लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो? पढ़ाया था आज ही हमने आपको, लेंस लॉ। लेंस लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेंस लो आ जाएगा।
लेंस लो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड अपॉन। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस समझने से पहले आपको सेल्फ इंडक्शन समझना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है, इसमें हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है। इसको इस तरीके से बना लीजिए, एक कॉइल हमारे पास होती है, और एक कॉइल में ही हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट होता है हमारे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉइल, तो यहाँ से इसका मोशन करवाएंगे ना, तो क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो इस फंडे को हम लोग, जब एक कॉइल हमारे पास होती है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद के अंदर ही हमारे पास क्या हो रहा है, एक ही सॉइल के अंदर हमारे पास, सेल्फ मतलब एक खुद के अंदर ही क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कॉइल के अंदर हमारे पास बोल सकते हो आप लोग, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो सेल्फ मतलब एक कॉइल। तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भैया कितने आपने टर्न दे रखे हैं, जितने ज्यादा आप लोग इसमें टर्न दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और रेडियस क्या है, आपने रेडियस क्या रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक तो नंबर ऑफ टर्न हो गया, लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन बनेगा। ओके, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं आगे, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग मान के चलो कि आने की संभावना 90% है। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ में होती है एक कोइल, और म्यूचुअल में कितनी होती है, जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा था, आपने रेक्टिफायर देखे थे, तो वहां पर दो दो कोइल होती थी, इसकी वजह से इसमें बन रहा था। तो म्यूचुअल और इसमें दोनों की यूनिट क्या लगेगी, हेनरी लगेगी। दोनों की यूनिट क्या बनेगी, हेनरी। ध्यान रखना, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है इनका, दोनों की यूनिट क्या लगेगी, हेनरी लगेगी। तो दोनों की यूनिट क्या आएगी, हेनरी आएगी। हेनरी किसकी यूनिट होती है भैया, तो बोलोगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन की। जो लोग ध्यान देंगे वही पास हो पाएंगे, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान सभी लोग यहीं पर देना है। इसके बाद ईएमआई इज डिस्कवर्ड बाय, ईएमआई का डिस्कवरी किसने करी थी, तो फराडे ने किया था। फराडे में दो नियम पढ़े थे। ओके, तो ईएमआई की डिस्कवरी उन्होंने करी थी। इसके अलावा ये भी सिखा दिया आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनता है, इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये भी सिखाया था आपको, ए इक्वल्स टू माइनस के डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, सेकंड लॉ था ना फराडे का, दूसरा नियम यही तो था, दूसरा नियम हमारा। अच्छा, एसिड डायनेमो जो होता है उसका कौन सा प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मर का क्या प्रिंसिपल है। एसिड डायनेमो में क्या करते थे, देखो ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके 5 नंबर में भी हेल्प करेगी। देखो, जहां पर हमने दो कॉइल यूज करी है, जहां पर भी हमने दो कॉइल यूज करी है, वहां तो बिना आंख खोले, आंख बंद करके लिख देना आ रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ा था जिसमें दो कॉइल यूज करी थी हमने। ठीक है, एसिड डायनेमो में क्या यूज किया था, हमने हत्था घुमाया था और करंट बन गया था। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, जादू हो गया। और जादू की जहां बात आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बाकी जहां पर दो कॉइल आती है उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है किसके ऊपर, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। बाकी एसिड डायनेमो जो होता है वो ईएमआई के ऊपर काम करता है। आ रहा है समझ में क्या होता है। आगे बात करते हैं। देखो, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरीके से पूछा जाएगा, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एसी जो होता है हमारे पास, एसी करंट जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा है और ऐसा है, इस तरीके से। तो एक साइकिल, ये हमारी फुल साइकिल होती है, ये प्लस ये माइनस, ये फुल साइकिल हो गई। तो फुल साइकिल के अंदर करंट कितना बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, फुल साइकिल के अंदर हमारा एवरेज करंट हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि आधी बार पॉजिटिव हो रहा है, आधी बार नेगेटिव हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो फुल का ध्यान रखना, फुल में हमारा जीरो हो जाएगा, फुल में हमेशा जीरो हो जाएगा। इसके अलावा ये याद कर लेना, IRMS, अगर आपको थोड़ा सा याद हो पी एवरेज वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपको बताया था कि जब आई नोट के अपॉन में अंडर रूट 2 आ जाता है तो ये हमारे पास IRMS बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वी नोट के अपॉन में अंडर रूट 2 आ जाता है तो ये VRMS बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, कल करवाया था हमने आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि आपने नई चीज़ें पढ़ रखी है इसलिए। इसके बाद पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, डायरेक्ट याद कर लो, पावर हमेशा 1, पावर फैक्टर हमेशा 1, ऐसे याद करके चल जाओ। इसके अलावा याद करो आगे, तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और एम्पिडेंस, इन सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, इनकी सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आपने देखा था ना जब आपको हमने पढ़ाया था LCR, तो LCR में XC लिखा था, XL लिखा था, R लिखा था, तो सबकी यूनिट एक ही होती है, ओम। इसके अलावा कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की अंदर की जो प्लेट होती है वो किससे बनी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन से बनी हुई होती है। इसके अलावा पावर एवरेज का फॉर्मूला, ये तो आता है प्रूफ करने को,
VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये तो क्वेश्चन ही आएगा 5 नंबर में। ओके, तो ये भी आपको बता दिया। अभी पूछेंगे आपसे, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था ना, L कहाँ पे आएगा, C कहाँ पे आएगा, R कहाँ पे आएगा। C हमेशा C मतलब चाइना, चाइना हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, ये बताया था आपको। बस खत्म होने वाला है चैप्टर भी, फिर आपसे पूछेंगे, टेस्ट लेंगे आपकी। तो ऐसी करंट एग्जिबिट, ऐसी करंट जो होता है, जो अपने घरों में करंट आता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। अपने घरों में जो करंट आता है ना, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा नीचे वाला जो है इम्पिडेंस ऑफ LCR, इम्पिडेंस, अच्छा ये याद कर लो, ये काम हो जाएगा। आपके LCR में हमने 4 नंबर पक्के कर दिए थे, अगर ये याद कर लोगे ना डायरेक्ट, इम्पिडेंस ये होता है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये याद कर लोगे तो 1 नंबर जो बचा हुआ है आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा इम्पिडेंस में। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना। चलिए अब आपसे पूछते हैं ना, तो आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चलो बचाओ, आप 36वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिटरमाइंड बाय, कौन सा नियम है जिसकी हेल्प से हम लोग इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन बता सकते हैं? लेंस लॉ। चलो लेंज लॉ। कोई बताना चाहेगा लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? चलो ऑप्शन देते हैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी। एनर्जी सर। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस फॉर्म चेंज करती है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा यहाँ पर। उसके अलावा लेंज लॉ आपको समझा भी रखा है क्या होता है ये, ठीक है। इंड्यूस करंट अब क्या करेगा, अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अपोज द कॉज दैट विच प्रोड्यूस्ड इट, जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसको अपोज करेगा। चलो इसके बाद ये तो ठीक है, एंड इसके बाद ये हमारे पास होता है ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है बताओ? हेनरी हेनरी दोनों की क्या बनेगी, हेनरी बनेगी। वेरी गुड। EMI किसने डिस्कवर किया? फराडे ने। फराडे, वेरी गुड। इसके बाद है इंड्यूस्ड EMF E इक्वल्स टू क्या होता है? फराडे का सेकंड नियम। सारे चुप हो गए। कंजर्वेशन ऑफ नहीं, आपको फॉर्मूला बताना है। E इक्वल्स टू क्या था, माइनस के ऐसा कुछ था, याद करो। माइनस के डी फाइव बाई डी टी। dt हाँ ये था माइनस के d5/dt। ओके, इसके बाद अब बताओ प्रिंसिपल बताना आपको, एसी डायनेमो ट्रांसफार्मर का क्या क्या प्रिंसिपल था? सर एसी डायनामो के EMI में होता है और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में होता है। चलो ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आप बताइए फुल साइकिल में हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी होती है, एवरेज करंट? जीरो जीरो जीरो। ठीक है। इसके अलावा IRMS जो होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? I नॉट √2। वेरी गुड, I0/√2 ये बनेगा यहाँ से। रूट में स्क्वायर वैल्यू। हाँ, इसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है? 1। ठीक है। इसके बाद यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स इम्पीडेंस, ओम होता है, सही है ये भी। इसके बाद कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। P एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS into IRMS cos थीटा। cos थीटा नहीं है, cos फाई है यहाँ पे ना, cos फाई, ध्यान रखना cos फाई है ये। cos phi। आगे देखिए, एंड यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ जनरल फेस, अच्छा ये तो डायग्राम है हमारा, VL VR VC, इसको तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना। चाइना यहाँ पे नीचे rating होगा, effect है। चलो ठीक है, खत्म यहाँ पर। हीटिंग। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। आगे हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स की, ठीक है। यहाँ से भी 4 ऑब्जेक्टिव हमारे पास बनने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स में हमने ज़्यादा कुछ, रे ऑप्टिक्स में हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। So a light ray fall normally on the surface, the angle of reflection would be। तो कभी भी अगर कोई सी लाइट सीधी पड़ती है, ध्यान रखना, कभी कोई सी लाइट हमारी स्क्रीन के ऊपर सीधी पड़ रही, नॉर्मली पड़ रही है, तो जैसी आई है वैसी की वैसी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो एंगल कितना बनेगा, हमेशा 0 बनेगा।
ओके, नॉर्मल जब पड़ती है लाइट तो हमेशा जीरो एंगल बना के जाती है। फॉर विच कलर फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज मिनिमम, ऐसी कौन सी लेंथ, ऐसा कौन सा कलर है जिसके लिए हमारी जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, ठीक है, लेंस की जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो आप लोग ऐसा याद करके चलो कि आपने पढ़ा होगा रेनबो में विबग्योर करके, विबग्योर विबग्योर विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो सबसे मिनिमम किसकी होगी, वॉयलेट की, ठीक है। वॉयलेट कलर क्या होता है, थोड़ा सा भद्दा होता है एक तरीके से, ऐसे याद कर लो। रेड कलर क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है। इस तरीके से आप लोग याद करो तो समझ में आ जाएगा कि वॉयलेट जो होता है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एन एयर बबल, एन एयर बबल इनसाइड अ वाटर एक्ट एज, मतलब अगर एक हमारे पास बबल है, ठीक है, एयर बबल है, और पानी के अंदर बबल बन रहा है, एक गुब्बारा बन रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एयर बबल जो होता है हमारे पास, अगर पानी के अंदर बन रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो कॉनकेव की तरह काम करेगा, ठीक है, केव की तरह काम करेगा, गुफा की तरह काम करेगा। एक अंदर गुफा बन चुकी है। इस तरीके से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो कि एयर बबल हमेशा किस तरह का काम करता है, वो काम करता है कॉनकेव की तरह, कॉनकेव की तरह, केव मतलब होता है गुफा, गुफा बन जाएगी अंदर। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। टू लेंस किस में यूज होते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, पढ़ाया था आपको। तो फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग दूर की चीजें देख सकते हैं, फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां पर आप लोग देखिए, अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ हेल्दी आई, हमारी जो आंख होती है उसकी एक रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन कितनी होती है, तो रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए टाइम में हम लोग यूज करते हैं मिनट का, तो यहाँ पे आएगा 1 मिनट। अगर सेकंड की बात करो तो 1/60 लिख देना यहाँ पर, ओके। तो 1 मिनट और यहाँ पे होती है 160, ओके, टाइम रेजोल्यूशन होती है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो पावर ऑफ लेंस, किसी की भी पावर ऑफ लेंस निकालना, किसी लेंस का पावर निकालना है तो आप क्या करते हो, उसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में लेते हो एंड उसको डिवाइड कर देते हो। हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 के अपॉन में रख देते हैं, तो वो हमारे पास पावर ऑफ लेंस बन जाती है। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 1/f, ओके, ये हमारे पास हो जाएगी। इसके बाद रिड्यूस्ड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई पीस लेंस। तो अगर आप लोग आई पीस लेंस जो होता है, आई पीस लेंस क्या होता है, दो लेंस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट लेंस जो स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, एक होता है हमारे पास आई पीस लेंस, ठीक है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसकी फोकल लेंथ को अगर हम लोग कम कर देंगे तो हमारी मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी चीज को कम करने से हमारे पास मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है, डायरेक्ट याद करो इसको आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये आईपीस लेंस क्या होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो लेंस होते हैं, यहाँ पर जो आपको यहाँ से देखते हो इसको बोलते हैं हम लोग आई पीस, और ये होता है ऑब्जेक्ट लेंस। यहाँ पे जो लगे होते हैं इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको आई पीस बोलते हैं। आंखों के पास वाले को बोलते हैं आई पीस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, ओके। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। तो अगर इसको कम कर देंगे ना फोकल लेंथ को, तो हमारी मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी। चलो यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, याद कर लेना आप लोग इसे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ और हमारे पास रेडियस में, तो उसको आप लोग याद कर सकते हो कि फोकल लेंथ को अगर आप डबल कर दोगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, आर के बराबर हो जाएगी। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो इसे अब हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलने वाले हैं, तो ये रहेगा। इसके अलावा आप लोग लेंस में का फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये इसका फॉर्मूला बनता है 1/f इजिकल्स टू म्यू0 - 1, एक फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन हमारे पास बनती है 1/f इजिकल्स टू 1/v - 1/u, ओके, इक्वेशन बन गई। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है I/O, इसको याद कर लेना, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जितना हमारे पास साइज हाइट ऑफ इमेज होगी उसके अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी
लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर तो आपको बता रखी है 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा, ये मैग्नीफाइंग पावर होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन होती है। ठीक है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। उसके बाद आपको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप बताया था, डी बाई यू आता है, इसमें माइनस डी बाई यू इंटू वी नोट अपॉन यू आता है, यहाँ पर माइनस एफ नोट अपॉन में यू यू ही आता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं फिनिश ऑप्टिक्स के। ऑप्टिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं। गिनती के ऑब्जेक्टिव्स हमने दे रखे हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे, साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते रहेंगे। चलिए, कोई सर डाउट? ये वाली पीडीएफ जो 7 पेजेस वाली पीडीएफ है जो अभी आप करवा रहे थे, ये वाली आपने ग्रुप में भेजी नहीं है। 7 पेजेस वाली कौन सी? ये वाली यही बोल रहे हो वाली, क्या? हाँ हाँ हाँ। ये शायद हमने भेजी है यार, देखो एक बार अच्छे से। नहीं, ये वाली भेजी है जो अभी करवा रहे थे आप, तो ऑप्टिक्स के ऑप्शन आते हैं उसमें। ये वाली? हाँ ये वाली भेज रखी है हमने, देखो एक बार कि ऊपर है। ऊपर मिल जाएगी, थोड़ा ऊपर देखना, मिल जाएगी। ठीक है, ये रहेगा। सो इसके बाद हमारे पास और चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो उसके शायद हमने इस पीडीएफ में शामिल नहीं किए हैं, दूसरी पीडीएफ है वो, उसमें देख लेंगे। टिक्स करवा दिए 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको, 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास ड्यूअल नेचर के बचते हैं, तो ये हमें अभी करने हैं हमें। एंड इसके बाद हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव एटम एंड न्यूक्लियाई के बचेंगे, वो करने हैं हमें अभी इस बार। एंड 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास सेमीकंडक्टर के रहेंगे, तो वो कर लेंगे। ओके, तो लगभग 10 ऑब्जेक्टिव के करीब हम लोग और करने वाले हैं। ऑप्टिक्स से सर 4 नंबर के आएंगे सर। ये तो सर, तो वेव ऑप्टिक और रे ऑप्टिक दोनों से आएंगे मिलाकर ना? हाँ, दोनों से मिला के आएंगे, है ना, दोनों से मिला के आएंगे। तो ये रहेगा आपके लिए। बाकी क्वेश्चंस तो सारे आपको बता दिए, एटम एंड न्यूक्लियाई के बता दिए। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। थोड़ा टाइम देते हैं आपको कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा आपको भी रेस्ट मिलना चाहिए दिमाग को। तो थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं आप, है ना, बेसिक बातें। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जितनी भी चीज़ हमने पढ़ाई है पहले तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, चाहे हमें आगे की चीज़ समझ में आए ना आए, लेकिन जो चीज़ हमने पढ़ रखी है कम से कम उनको रिवाइज कर लेना। क्योंकि अब आपको हमने इतना करवा दिया है कि अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई अच्छे से कर ली और किस्मत आपकी साथ दी, तो आप 90% भी स्कोर कर सकते हो, सिर्फ इतना पढ़ के भी आप लोग 90% स्कोर कर सकते हो, इतना करवा दिया आपको हमने। ठीक है, हाँ थोड़े से इसमें कंडीशंस होगी कि पेपर इजी आना चाहिए, इसके अलावा थोड़ी सी किस्मत भी आपकी साथ देनी चाहिए, तो आप लोग 90% भी स्कोर कर सकते हो। पास होने के लायक तो इतना करवा दिया आपको कि आसानी से पास हो जाओगे आप लोग, इतना कर लोगे अच्छे से तो। ठीक है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ किया अपन ने, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं अपन ने। ओके, ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कर ली है अब लगभग हमने। इसके अलावा फॉर्मूले वाले जो चैप्टर्स थे, तो उनके फॉर्मूले हमने अलग से लिख के दे दिया आपको कि इनके बस तैयार कर लो, काम हो जाएगा इनसे आपका। तो लगभग सारी चीज़ हमने करी है, नोट्स आपको बनवा दिए, शॉर्ट नोट्स बनवा दिए, तो बस अब इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। एक काम करते हैं यार, लगभग 2 घंटे फिर से हो चले अपने, तो 15-20 मिनट का अपन एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के बाद अपन लोग 10 ऑब्जेक्टिव्स और करने वाले हैं। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव का मतलब है 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स और हम लोग करेंगे। मतलब मान के चलो कि अभी हम लोग 30 एक ऑब्जेक्टिव्स और देखने वाले हैं, एंड उसके बाद अपन लोग क्लास को एंड कर देंगे। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा। तो अभी 8:45 के करीब हो रही है, तो हम लोग 9:10 पर, थोड़ा सा भले आगे खींच लेंगे, लेकिन 9:10 पे हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर हम लोग करते हैं, सो अब हम लोग यूनिट नंबर 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर मूव करेंगे। हम ये बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो 2 नंबर के भी कवर होते हैं साथ साथ। ओके, सो ऐसा मत सोचो कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन भी हमारे कवर हो रहे हैं साथ में, और साथ में हमारे जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो ये रहेगा। अच्छा, ये हो गया। अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी अभी। यहाँ से शेयर कर देते हैं स्क्रीन। कर देते हैं, यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए, तो अब आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कल, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स करते हैं भैया फटाफट। 3 ऑब्जेक्टिव्स डुअल नेचर के। सर वेव ऑप्टिक्स के भी तो बता दीजिए।
वेव ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स बता दें तो इसमें सारे वो कवर हो गए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसी में मान लो जो है वो। ऑन चोरी तो हो गया था उनका। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और चैप्टर है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाली चैप्टर होता है पूरा, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो इसको कर लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और सिंपल सा चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो एक पेज ये हो गया, एक पेज 4 ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर के, तो 2-3 पेज में खत्म हो जाएगा ये। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ये आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन भी होता है और मैग्नेटिक ऑसिलेशन भी होता है। ऑसिलेशन मतलब आप लोग बोल सकते हो वाइब्रेशन, तो वो इस दिशा में भी वाइब्रेट होती है ऊपर वाली, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में भी होती है, मैग्नेटिक डायरेक्शन में भी होती है, या फिर मैग्नेटिक ऑसिलेशन भी होता है यहाँ पर, और साथ में वो एक अलग डायरेक्शन में चलती रहती है। मतलब ऐसा समझना कि इस तरफ जा रही है, वो इस तरफ जा रही है, लेकिन वो वाइब्रेट ऐसे ऐसे भी होगी, साथ साथ ऐसे ऐसे भी होती रहेगी, इस तरीके से वाइब्रेट होती रहेगी। ठीक है, चलती इस तरह से रहेगी ऊपर, और इस तरफ वाइब्रेट होती रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रिक भी होती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड की भी वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होती है। इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव बनता है पहला कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। किसने डिस्कवरी की थी इसकी, तो हर्ट्ज ने डिस्कवरी की थी। किसने करी थी, हेनरिक हर्ट्ज ने करी थी। हर्ट्ज ने इसकी डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी, हर्ट्ज ने करी थी। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है ये, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो करता था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, लेकिन उसी चार्ज को अगर आप लोग एक्सेलरेट कर देते हो, एक्सेलरेट करने का मतलब है उसकी स्पीड को निरंतर आप लोग बढ़ाते रहते हो, कांस्टेंट स्पीड से नहीं बढ़ाओगे, एक निरंतरता के साथ उसको बढ़ाना है। तो जब एक्सेलरेशन कर देते हो तब प्रोड्यूस होती है हमारी EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो ये कंप्लीट हो गए, तीन हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारी EMW प्रिवेंट होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कहता है वेव फैक्टर के, तो वेव फैक्टर क्या होता है, 2π/λ। ठीक है, 2π/λ हमारे पास क्या होता है, वेव फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है, वेव फैक्टर। ठीक है, वेव फैक्टर याद रखना, 2π/λ ये हमारे पास वेव फैक्टर होता है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ EMW, वेलोसिटी कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इसको याद रखना, 1/√μ बनेगा, और साथ में एप्सिलॉन नॉट बना देना। ये फॉर्मूला किसका बनता है, पंखा चला लूंगा। क्या हो गया, चलो यहाँ पर ध्यान दो। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर लो आप लोग। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/√μ0/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हमारे पास EMW जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अंदर, वो इतनी होती है। ठीक है, इसको याद करना अभी आपको। यहाँ से हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि 4 नंबर का वेटेज कैरी करने वाले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID जो होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जिस तरह से हमने वो किया था ना वहां पर फैराडे का सेकंड नियम d∅dt, वही आएगा यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट करंट में, लेकिन -k को डिस्प्लेस कर देना है आपको, उसकी जगह पर एप्सिलॉन नॉट लगा देना है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक बोल सकते हो आप लोग, एक हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है। एक काम करते हैं, आपको हम लोग यहीं पर सिखाते हैं, एक ट्रिक के साथ आपको सारी चीज़ सिखा देंगे। बस ये है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा 3-4 टॉपिक, एंड खत्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। देखिए यहाँ पर आपको ये स्पेक्ट्रम याद करना है
कि कौन कौन सी हमारे पास रेज होती है। गामा रे होती है, एक्सरे होती है, अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स होता है, टेलीविजन होता है, रेडियो होता है। तो इनको याद करने का एक ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक यह होती है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, गाड़ी एक्स यू वी, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इन माई रेंज मतलब गाड़ी एक्स यू वी, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इन माई रेंज। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक से, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। टेलीविजन कोई पूछता नहीं है तो इसको आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी से आएगा हमारे पास गामा, एक्स से हमारे पास एक्सरे, यू से हमारे पास आएगा अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव। एक बार लिख कर देख लो अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो, जब तक इन स्टूडेंट्स को हम लोग एडमिट करते हैं क्लास में। तो गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इस तरीके से आप लोग याद करोगे। ठीक है, तो जी से हमारे पास आई गामा रे, एक्स हमारी एक्सरे, यू हमारे पास अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से हमारे पास रेडियो वेव। इनको याद करो पहले तो आप लोग, फिर बताते हैं आगे किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये याद हो जाना चाहिए आप सभी को। चलिए तो आगे देखते हैं। तो इनमें से आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो याद करने की चीज है वो है हमारी विजिबल। यही जो लाइट होती है विजिबल, ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी बनती है, 400 से लेके 700 तक, बस ये याद कर लो। 400 से 700 के बीच में हमारे पास रेंज बनती है, वेवलेंथ बनती है विजिबल की। ओके, विजिबल की रेंज कितनी बनती है, 400 से 700, बस एक याद करना है, बाकी आपको याद नहीं करना है। अब आपको एक जनरल ट्रेंड बता देते हैं ताकि आपको सारा चीज समझ में आ सके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वेवलेंथ क्या हो रही है, यहां से यहां तक डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग इस तरीके से देखें, ये उल्टे वेव में लिखा हुआ है, गाड़ी एक्सयूवी इस तरीके से लिखा हुआ है। सो यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग नीचे से देखो तो अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ती रहेगी, वेवलेंथ वेवलेंथ हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बढ़ती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की। सबसे कम, सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारी रेडियो की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ की, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो की। सबसे कम गामा की, गामा से स्टार्ट होती है इसलिए सबसे कम, और रेडियो पे खत्म होती है इसलिए सबसे इसकी ज्यादा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछते हैं कि बताओ सबसे कम सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो बता देना। अब इसके बाद ये तो होगी वेवलेंथ की बात। अगर आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होता है वेवलेंथ के। ओके, रेडियो की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ऐसा करके आपको याद करना है। चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ से क्या बनता था क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आपके तीनों चारों डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ के अपोजिट होती है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ऐसा। चलो यहाँ पर देखो, रे यूज्ड एज जर्म किलर। जर्म को किल करने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, यूवी रेज को यूज करते हैं, यूवी रेज, यूवी रेज एज अ जर्म किलर। ठीक है, जर्म्स को मारने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं। ओके, जो सन रेज होती है ना वो जर्म्स को मार देती है, तो जर्म्स को मारने के लिए हम लोग यूवी रेज को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी रेडियो वेव्स की होती है। इसके बाद टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या जर्म किल हो, सबको यूज मारने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये आ जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रेडियो नहीं आएगा, रेडिएशन आ जाएगा।
इसके बाद विजिबल रीजन वेवलेंथ, विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 के बीच में होती है, लेकिन अगर आप लोग एंगस्ट्रॉम में बताओगे तो एक जीरो और बढ़ा देना यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ये इस चैप्टर में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और क्या बच गया, बस इतना करना है आपको। ओके, सो ये सारे नोट्स आपको हमने दे रखे हैं, एक बार सभी लोग ईमानदारी के साथ पढ़ लेना, कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। चलो, तो ईएमडब्ल्यू को बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। डिस्कवरी करी थी हर्ट्ज ने, प्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। वेव फैक्टर क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 2π/λ होता है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या आता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आता है हमारे पास, ईएमडब्ल्यू वैक्यूम के अंदर होती है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेस कर दो -k को तो एप्सिलॉन नॉट dφ/dt आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको ये चीज चार्ट बताया था हमने, यहाँ पर आपको विजिबल का याद करना, 400 से 700 के नैनोमीटर के बीच में। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 0 यहाँ पे बढ़ा देना और यहाँ पे 78 कर देना और 00 कर देना। ओके, सो ये करना है आपको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जम किलर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, और साथ में विजिबल रीजन का ये बताया था। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव्स हमारे रह गए थे, तो चाहो तो आप लोग यहाँ से कर लेना, सारे के सारे बन जाएंगे आपसे, क्योंकि सारे तो करवा रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट शो बाय वेव नेचर, तो इनमें से वेव नेचर कौन सा फिनोमिना शो नहीं करती है। तो वेव में आपने इंटरफेरेंस भी पढ़ा था, डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, साथ में आपने पोलराइजेशन अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी इसका होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था। तो ये किसका था, अभी हमने आपने देखा था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये डुअल नेचर में आया था। और डुअल नेचर में ये रे का पार्ट था, रे आई थी हमारे पास, ठीक है, मेटल के ऊपर हमने करवाया था, फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो ये रे नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर शो नहीं करता है, वो कौन सा नेचर शो करता है, वो रे नेचर शो करता है। अब ये देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, तो इसको बोलते हैं वेवलेट। तो वेवलेट का अगर आप लोग लोकस कर दोगे, मतलब कलेक्शन कर लोगे, तो वेवलेट को अगर आप जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा आपके लिए, वेव फ्रंट बन जाएगा। ओके, इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो जब आप लोग एनर्जी जो होती है, दो एनर्जी सोर्सेस हमारे पास होते थे, तो उनको जब आप लोग टकरा दोगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेज होती है। कोहेरेंट सोर्सेज आपको बताया था WFP, तो WFP सेम होना चाहिए, सेम W सेम F सेम P। इसके बाद शार्प कॉर्नर से शार्प एज के ऊपर जब टकराव होगा, लाइट बेंड हो जाएगी, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स गिव सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हमारा क्या था, हाइजेंस प्रिंसिपल था। अब डुअल नेचर के देख लो फटाफट, डुअल नेचर के सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लो आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है भैया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, फंडामेंटल की बात करें तो ना तो पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगी यहाँ पर। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अगर एक मेटल दे दें आपको, उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना है, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप लोग इसे बोल सकते हो, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नीचे दे रखा है, जो आपको हमने समझा दिया था। मैटर वेव भी आपको बताया था कि वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव। इसके बाद बात करें अगर हम लोग डी ब्रोगली की, तो डी ब्रोगली की इक्वेशन होती है हमारे पास Hc = mc²। इन्होंने इसको दोनों को इक्वल कर दिया था, रे नेचर और वेव नेचर दोनों को इक्वल कर दिया था, तो इसलिए बोलते हैं Hc = mc²। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताया था हमने कि जो ऐसा पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दे, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, फिर फोटोन जो होता है बंडल ऑफ एनर्जी होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास लाइट आती है, ओके, वो किसके फॉर्म में आती है, बंडल के फॉर्म में आती है, बंडल्स।
ठीक है, बंडल के फॉर्म में आती है। बंडल के अंदर क्या भरी हुई होती है, जैसे गुब्बारा जो होता है, गुब्बारे में क्या भरा होता है, पानी भरा, आप भर सकते हो। इसी प्रकार से जो गुब्बारा है उसके अंदर यहाँ पर एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। तो जब एनर्जी का पैकेट बन जाएगा, एनर्जी का बंडल बन जाएगा, ओके, सो एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास लाइट आती है, मतलब बंडल के फॉर्म में आती है। बंडल क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो इस बंडल को क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें एनर्जी भरी हुई है, इसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन। तो ये फोटोन जब पड़ेगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो ये जो हमारे पास बंडल है ये फट जाएगा। अरे यही तो होता है, जब किसी गुब्बारे में पानी भर देते हैं और उसको सरफेस के ऊपर छोड़ देते हैं तो फट जाता है वो। तो क्या हो जाता है, पानी आसपास सब दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे बंडल होते हैं, तभी तो हमें किसी जगह पर लाइट चमकती हुई नजर आती है, वो यही होता है। तो इसका जो मास है, अब इसका मास कितना होगा, तो मान लिया जाता है इसका रेस्ट मास 0 है, ओके, 0 के बराबर इसको मान लिया जाता है। स्पेसिफिक चार्ज, ये भी आप लोग वैल्यू याद कर सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁻11 होता है। फिर इसके बाद है एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इजिकल्स टू एच म्यू होता है हमारे पास रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए, एनर्जी और हमारे पास फ्रिक्वेंसी, इसके बीच में रिलेशन होता है एच म्यू। ये याद कर लेना, इजिकल्स टू एच म्यू। यहाँ पर जो म्यू दे रखा है ये फ्रिक्वेंसी है, ओके, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बताया था आपको, वहां मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो कि हमें चाहिए ही चाहिए अगर किसी मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो, ठीक है। फिर वर्क फंक्शन हमारे पास होगा, इसको अभी आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए, तो आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है आप सभी को? Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है, कम से कम ध्यान दे रहे हो आप लोग। ओके, सो जो चीजें हमने पढ़ी है थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका, ताकि पता चल जाए कि आप लोग लोड ले रहे हो नहीं ले रहे हो। आप लोग बताइएगा जिसको आता है वो। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0. 0 बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलिए, नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास एक मेटल होती है, सोलर पैनल होती है हमारे पास। इसमें से हमने क्या किया था, लाइट इसके ऊपर इमिट करवाई थी। जब हमारे पास लाइट इसके ऊपर इमिट हुई थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए थे। लेकिन एक बात बताई थी हमने, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब आपके पास एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो, मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो। और मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट हो जाए, उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। सो आप लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच emission of electron is not possible, then this type of frequency is known as threshold frequency। इस तरीके से आपको बताना है, ओके। अच्छा, ये जो हमारे पास एक फिनोमिना था, इस फिनोमिना को क्या बोलते थे, यहाँ से सूरज के पास से रेडिएशन आ रही थी हमारे पास और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, इसको हम लोग बोल रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद बताइए मैटर वेव क्या होती है? मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में वेरी गुड। वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ओके, वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, ओके। चलो, सही बात बताइए आपने। इसके बाद आप बताइए, बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड Quanta. फोटोन। फोटोन, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 चलो, सही है। अब आप लोग ये बताइए कि वेव ऑप्टिक्स से आपसे पूछते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम Wave फेज frequency. और सेम वेवलेंथ। वेव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और फेस फेज, ये कैसे होने चाहिए तीनों के तीनों? सेम सेम होना चाहिए, तब जाके ऐसे सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरफेरेंस की कंडीशन बताओ,
तब भी आपको ये बताना है कि इंटरफेरेंस में हमारे पास सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा हुआ है एटम एंड न्यूक्लियाई बचा हुआ है, और लास्ट में हमारे पास फिर सेमीकंडक्टर बचेगा। तो एक काम करते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई के। यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आएंगे, 2-2 नंबर के, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें समझ में भी आती रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला हमारे पास क्वेश्चन है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसको हमें पहले समझाना पड़ेगा आपको। एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी है उस समय की जब एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो साइंटिस्ट आए, एक नाम था रदरफोर्ड, काफ़ी पैसे वाले थे। ठीक है, बस ऐसा था कि उनको उनकी रुचि थी कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, अंदर क्या है। ऐसा अपना रहता नहीं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जो अपने पास चौक होता है, चौक किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो उनके मन में आया कि पार्टिकल के अंदर क्या होता होगा, फिर उसके अंदर क्या होता होगा, फिर उसके अंदर क्या होता होगा। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें उन्होंने पाया कि हमारे पास एक कुछ ना कुछ एटम वगैरह, नाम नहीं दिया उन्होंने, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। उन्होंने ये बताया। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक जगह रखा हुआ है कहीं ना कहीं पर। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सब दूर बटा हुआ है, सब दूर बटा हुआ है, ऐसे ऐसे। जैसे आपने वो देखा होगा, तरबूज देखा होगा। तरबूज में क्या होता है, सभी जगह पर जो लाल लाल हो अपने जो बीज होते हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं, वो बीज क्या होते हैं, सभी जगह पर कहीं कहीं पर, यहाँ पे लगा है, कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं यहाँ पे, ऐसे सभी जगह पर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं। तो वही है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ऐसा किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो यही उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक अपनी अपनी शेल में घूम रहे हैं। ये नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। तो पहले साइंटिस्ट थे, तो वो नहीं बता पाए थे। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज स्टेशनरी। एक स्टेशनरी मतलब कि स्टेटिक जगह पर वो रखा हुआ है। ठीक है, स्टॉपिंग कंडीशन में वो रखा हुआ है, स्टेबल है। ऐसा किसने बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था। फिर इसको सॉल्व किसने किया? नील बोहर ने किया। एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जो नियम बताया वो गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। बस, ये 2 साइंटिस्ट का काम खत्म। एटम का साइज ध्यान रखना, 10⁻⁻10। ये साइज किसका होता है? एटम का साइज होता है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर 10⁻⁻15 है और यहाँ पर 10⁻⁻10 है। बताओ बड़ा साइज किसका हुआ? एटम का साइज बड़ा होता है कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा बड़ा होता है? एटम का। एटम। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर -15 है। जितनी बड़ी संख्या माइनस में आएगी ना, उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर -15 न्यूक्लियस के लिए आएगा, एटम के लिए -10 आएगा ना। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, कि यहाँ पे इसका ये लिख के आगे, इसका ये लिख के आगे। तो -10 जो रहता है वो छोटा, मतलब इसके मामले में ये बड़ा है, ये छोटा है। जितनी बड़ी संख्या माइनस में रहेगी उतना ही वो छोटा होता जाएगा। चलो, समझ में आया आपको। एटम इज अनचार्ज। एटम जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो ऐसे करते हुए उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब अनचार्ज होते हैं वो। चार्ज तो होते हैं लेकिन सब बैलेंस हो जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, तो बैलेंस हो जाते हैं वो। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो एटम होता है उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि उनका मानना ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेशन करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने बोल दिया रदरफोर्ड ने कि इसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, ज़्यादातर नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होता है। लेकिन एटम एक्चुअल में अनचार्ज होता है। ओके, इन्होंने नेगेटिव बताया था उसको, लेकिन एटम अनचार्ज होता है। एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π, लेकिन अगर आपसे याद ना हो तो रहने देना इसको। ओके, इसके बाद यहाँ से देख लो, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। तो पहली जो रेडियस थी
वो किस नाम पे दी गई थी? वो बोहर के नाम पे दे दी गई थी, क्योंकि बोहर ने खोज करी थी उसकी, तो बोहर के नाम पे उसकी रेडियस दे दी गई थी। इसके बाद अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम न्यूक्लियस कहलाता है। अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम का न्यूक्लियस कहलाता है, ये याद कर लेना। हीलियम, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम सेकेंड नंबर का, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये भी हमारे पास सीरीज होती है, जिसमें से बाल्मर जो होती है, बाल्मर ये हमारे पास विजिबल होती है, ठीक है, बाल्मर हमारे पास विजिबल होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे कि बताओ कौन सी सीरीज हमारे पास विजिबल होती है, तो आप लोग लिखेंगे बाल्मर, ठीक है, ऐसा आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। बाल्मर जो सीरीज है हमारे पास वो विजिबल होती है, बाल्मर सीरीज इज विजिबल, ओके। इसके बाद एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, ये भी छोड़ सकते हो आप लोग। इसके बाद इन कंट्रोल चेन रिएक्शन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन बाय द यूजिंग द मोटेटर इज नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन। देखो करने के तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन बात वो है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो इसलिए इतने काफ़ी इस चैप्टर से। बाकी आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना कि ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ओके, इतना काफ़ी है। इसके बाद सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन वैलेंस, कंडक्शन और फॉरबिडन बैंड, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों आपको समझा देते हैं। ये लास्ट चैप्टर है अपना ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ अपना। अपने पास 3 बैंड होती है, एक वैलेंस, एक फॉरबिडन, एक कंडक्शन। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है, ओके, तो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है भैया? हमारा वैलेंस में पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस का मतलब वैलेंसी कंप्लीट करता है, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वैलेंसी होती है। तो जब यहाँ पे पड़ा हुआ होता है तो वो सबके साथ घुल मिल के रहता है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। लेकिन जब यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलती है तो ये यहाँ पर उठ के आ जाता है, यहाँ पर उठ के आ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आ जाता है। यहाँ पे क्या करता है? ये कंडक्शन है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है। इलेक्ट्रॉन का काम दोनों होता है, वो बॉन्डिंग भी बना सकता है, साथ में वो करंट का भी काम कर सकता है। तो जब ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो कंडक्शन करेगा, मतलब कंडक्टिविटी शो करेगा। कंडक्टिविटी समझते हो ना, कंडक्टर की तरह काम करेगा ये, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, तो बीच की क्या है? ये बीच की, तो बीच में कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, ओके। और क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि बताओ फॉर्मिडन बेंड कैसी होती है? फॉर्मिडन बेंड, बेंड मतलब होता है कि इस तरीके की पट्टियां, तो ये जो अंदर की जो बीच की पट्टी है ये पूरी तरीके से खाली होती है, ये तो बस रुकावट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। जितनी कम होगी ना उतना अच्छा कंडक्शन शो करेगा, जितना इसके बीच में गैप गैप होगा उतना ही कंडक्शन में इसको टाइम लगेगा, ओके। तो जितना कम इसके बीच में फॉरबिडन बेंड होगी उतना ही इसे कम समय लगेगा कंडक्शन शो करने में। फिर आपको ये पढ़ाया, अच्छा ये चैप्टर तो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक समझाया आपको। इंट्रिंसिक मतलब प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर होती है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ होल बराबर नहीं होती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती क्योंकि ये प्योर होते हैं। ये इम्प्योर होते हैं तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इसमें इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। ट्राइवेलेंट जहाँ पे होती है ट्राइवेलेंट उसको बोलते हैं पी टाइप, और पेंटावेलेंट को हम लोग नेगेटिव टाइप बोलते हैं। ध्यान रखना पी का मतलब पेंटावेलेंट नहीं होता है, पी का मतलब पेंटावेलेंट नहीं होता, गलती से भी ये लिख मत देना। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, तो पी मतलब पॉजिटिव, तो ट्राइवेलेंट यहाँ पे आएगा, पेंटावेलेंट यहाँ पे आएगा। एग्जाम में गलती करके मत आना, क्योंकि 95% बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, उनको पता है कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव होता है, ना कि पी का मतलब पेंटावेलेंट होता है, ओके। पेंटावेलेंट बनेगा एग्जाम्पल एन टाइप का। फिर बताओ पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस होता है? ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए थे, इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, अभी मेन एग्जाम हुई थी वहां पर। पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस होते हैं? तो पी टाइप जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होती है। ट्राइवेलेंट होता है, ये पेंटावेलेंट होता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ग्रुप जो होता है, ट्राइवेलेंट मतलब तीसरा ग्रुप, पेंटावेलेंट मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात यहाँ पे होगी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बोरोन और एल्यूमिनियम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। इन्वर्टर गेट उल्टा कौन करता है? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
इन्वर्टर गेट किसे बोलते हैं? नोट गेट को। पढ़ाया था आपको नोट गेट। नोट गेट का मतलब होता है किसी भी चीज को उल्टा कर देना, तो इन्वर्टर गेट इज अ नोट गेट। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नोर गेट, नोर क्या करेगा? पहले तो दोनों को जोड़ देगा और उसके बाद उसका नोट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो a+b करो, उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये उसका उल्टा कर देगा। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी गैप ऑफ मेटल, मेटल का क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो उसके बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है वो 0 होता है। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस हाई इन विच पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस हाई, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? तो रिवर्स बाइजिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इस तरीके से हमारा ये जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। ओके, तो ये रहेगा सब कुछ। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रिपेयर कर लेना, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, सब कुछ इसके हिसाब से आपको करना रहेगा। ओके, यहाँ पर एक कॉल आ रहा है हमारे पास। ओके, सो आप सभी को यहाँ पर वॉइस फिर से आ रही होगी हमारी। सो इस तरीके से हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब यही ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना अब इनको। ओके, और किस तरीके से चलना है वो भी आपको बता दिया। आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है कि जहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज है ऑब्जेक्टिव का, उनको पहले करेंगे।